नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे पर बात करने से हिंदू मुसलमान दोनों ही थोड़ा सा एक तरफ साइडलाइन होने की कोशिश करते हैं। दरअसल आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने आज मुलाकात की चीफ ऑफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से। दिल्ली में ये मुलाकात यानी गुरुवार की सुबह ये मुलाकात हुई थी और उसके बाद से देश भर में हिंदू मुसलमान के जो तबके उन पर चर्चा का दौर शुरू हो गया। उसकी वजह यह कि इलियासी साहब ने कहा कि डॉक्टर मोहन भागवत देश के राष्ट्र ऋषि हैं और इसके बाद उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर यह भी कहा कि वो राष्ट्रपिता हैं। और इसके बाद बात शुरू होती है इसकी कि हिंदू मुसलमान दरअसल है क्या। तो इमाम इलियासी का ये कहना है कि देश के हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। हमारी पूजा पद्धति, इबादत की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारा डीएनए एक है। इन तीनों मुद्दे पर हम विस्तार से इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि देश में अलगाववाद की बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी सूचनाएं एनआईए को मिली है। देश भर में कई महीनों से छापेमारी भी हो रही है और खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं। विदेशी ताकतें भारत की एकता को खंडित करने की कोशिश कर रही हैं। अलगाववाद को पैसे दिए जा रहे हैं, फॉरेन फंडिंग हो रही है। ऐसे दौर में, ऐसे मौसम में, ऐसे हम कह सकते हैं कि सियासी माहौल में डॉक्टर मोहन भागवत और इमाम इलियासी का मिलना देश की सियासत और देश के सामाजिक ताने बाने को किस तरह की दिशा देता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ 5 मेहमान हैं। वक्त कम रहेगा, कोशिश करते हैं कि सारे मेहमानों की बात गागर में सागर की तरह भर जाए। स्टूडियो में हमारे साथ इस मुद्दे पर मौजूद हैं 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी, हमारे युवा पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, मध्य प्रदेश के पूर्व शासकीय अधिकारी आदिल खान साहब और हमारे साथ एडवोकेट हाजी फखरुन्निसा कुरैशी भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ गई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोशिश कर रहे हैं कि संघ के जानकार दीपक शर्मा भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ जाए। इस समय वो हिंदुस्तान के असम में है, गुवाहाटी में, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश करते हैं, अगर बातचीत होगी तो हम जानेंगे कि संघ इस बारे में क्या सोचता है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी आपसे, कि ये जो इमाम इलियासी साहब हैं देश भर के इमामों के चीफ हैं और अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें, आरएसएस एक ऐसा नाम है जिसको देखकर अल्पसंख्यक लाल कपड़े की तरफ बिदक जाता है। बावजूद इसके अगर डॉक्टर मोहन भागवत इमाम इलियासी साहब के निमंत्रण पर उनसे मिलने पहुंचते दिल्ली की मस्जिद में या उनके घर, आप इसको किस ढंग से देखते हैं? आपकी चर्चा के बाद दीपक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात रमेश शर्मा जी से। जी, देखिए, मोटे तौर पर ये पहल बहुत अच्छी पहल है। जिस तरीके से आज देश में कुछ लोग एक सांप्रदायिक वातावरण और अलगाव का वातावरण बनाने की कोशिश में है, जिसमें विदेशी फंडिंग भी हो रही है, बड़ी संख्या में संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में संघ प्रमुख जी का, जो इमामों के जो प्रमुख हैं, उनके घर जाना और बातचीत करना और 1 घंटे बात करना और फिर मुस्लिम समाज के स्कॉलर से भी मिलना, मैं समझता हूँ उस देश के भाईचारे के लिए बहुत आवश्यक है। और जिस तरीके से एक बात इमाम जो चीफ हैं उन्होंने कही कि सबका डीएनए एक है, जो केवल पूजा पद्धति अगर बदल गई है तो उससे कहीं ना कहीं राष्ट्र हमारा नहीं बदलता, पूर्वज हमारे नहीं बदलते। अगर पूर्वज एक हैं और पूजा पद्धति अलग हैं तो हम सब एक हैं। इसका ये मैं समझता हूँ ये जो अभियान है यही भारत राष्ट्र को मजबूत करेगा। जी, दीपक शर्मा जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। असम के गुवाहाटी से आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। क्या किस ढंग से ले रहा है संघ इस पूरी मुलाकात को, और आपके पास जो फीडबैक आया है वो क्या कहता है? मैंने इमाम उमर अहमद इलियासी और डॉक्टर मोहन भागवत की इस भेंट को। दीपक शर्मा जी, देखिए, देश के अंदर जितना भी राष्ट्रवादी मुसलमान है वो इस सब को बहुत अच्छे से देखता है, समझ रहा है और इस पूरी मुख्य धारा का हिस्सा बनना चाहता है। संघ प्रमुख ने पहली बार नहीं कहा है, उन्होंने यही कहा है कि जो सारे लोग यहाँ के पूर्वजों की, सब हम एक संतान है, हमारा सबका डीएनए एक है। कोई 1947 में भारत नहीं बना है। भारत एक पुरातन राष्ट्र है, हम सब उसका हिस्सा हैं। जो इस भारत माता को अपनी माता मानता है, जिसको उसको पूजता है, जिसमें अन्न है, जल है, वायु है, हम सब इसी की संतान हैं। इस भाव को जो रखता है वो सब राष्ट्रभक्त है।
उपासना पद्धति से हमारी राष्ट्रांतरण नहीं होता। उपासना पद्धति कोई की है, किसी की नहीं है। यदि वैसी स्थिति है तो हम सब एक ही उसमें हैं, और इस संघ प्रमुख ने खुद ने पहल करी है। आज देश का नहीं, पूरी दुनिया का मुस्लिम स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर इन सब चीजों को देख रहा है। इस्लाम तो 1000 साल पहले ही भारत में आया ना, उसके पहले क्या था? तो जितने लोग हैं इन चीजों को समझ रहे हैं कि किन परिस्थितियों में धर्मांतरण हुआ होगा, किस प्रकार से उस समय उनके पूर्वज माता पिता जो रहे होंगे उनको किन दबावों में धर्मांतरण किया होगा, आज वो सब रिविजिट करने की आवश्यकता है। और राष्ट्र में जो इस प्रकार का जो भाव है वो दुनिया पूरा भारत को बदलती हुई देख रही है, उसके साथ सब लोग साथ चलने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी का, पूजनीय सरसंघ चालक जी का जिस प्रकार से खुद जाके बात करना और उस प्रकार का उनको रिस्पांस मिलना, ये एक अच्छे सुखद संकेत है। दीपक शर्मा जी, लेकिन एक बात और है, लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है। देश भर में जो खबरें आ रही है कि विदेशी ताकतें भारत में अलगाववाद को बढ़ाने के लिए फंडिंग भी कर रही है। कुछ जो लोग रास्ता भटक गए, बहके हुए हैं, उनको एक तरह से बरगलाकर देश के खिलाफ भी तैयारी करा रहे हैं। क्या ये मुलाकात उसमें कुछ उस बर्फ को पिघलाएगी, उसमें कुछ ठंडक लेकर आएगी, कुछ भाईचारे को मजबूत करेगी, और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी इसका कुछ असर होगा? देखिए, जहां तक मैं संघ को समझता हूं, संघ कोई चुनाव की दृष्टि से कुछ पहल करता हो ऐसा संघ नहीं रहता है। संघ का तो एक सतत चलने वाला कार्य है। वो यहाँ पूरे राष्ट्र को जो चीजें मजबूत करती हैं वो सारे कार्य संघ करता है, और उसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है वो तो निश्चित रूप से जैसे ही राष्ट्र संगठित होगा, राष्ट्र विरोधी ताकतों को कठिनाई होती है। और राष्ट्र विरोधी ताकतों को कठिनाई होती है तो वो हो अंतत्वगत्वा जो राष्ट्र का भाव पोषक है, जिससे पल्लवित होगा, वही यहाँ सस्टेन करेगा। और ये आवश्यकता भी है, और इसको अब सारा युवा समझ भी रहा है। तो नई पीढ़ी इसको बड़े स्वागत के रूप में ले रही है। आपकी बात को रोक के एक सवाल, जो बहुत ही प्रखर राष्ट्रवादी हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो मोहन भागवत जी और इमाम साहब की इस मुलाकात को भी अलग ढंग से देखेंगे। उनका कहना ये होगा कि क्या संघ भी तुष्टीकरण के रास्ते पर चल पड़ा है। इस मुलाकात के ये मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपकी राय? तुष्टीकरण जहां तक सवाल आता है, उसका एक स्पष्ट संदेश है। क्या उनके प्रति किसी ऐसी चीज को जो व्यक्ति का नहीं, किसी इस्लाम का नहीं, तुष्टीकरण इसमें कि अपनी कुछ चीजें कंप्रोमाइज करके किसी की अनड्यू चीजों को आप प्रोटेक्ट करें, अनड्यू का तो प्रश्न ही नहीं आता। तो तुष्टीकरण नहीं है, ये तो पुष्टिकरण है, राष्ट्र का पुष्टिकरण है। राष्ट्र की मुख्यधारा में सब लोग जुड़े। संघ का ये प्रयास तो रहेगा ही, बिल्कुल ये प्रयास करेगा ही। बिल्कुल। टेलीफोन पे बने रही हमारे साथ आदिल खान साहब, जो मध्य प्रदेश के शासकीय अधिकारी रहे हैं, वो भी है, और हाजी फखरुन्निसा भी हमारे साथ हैं। फखरुन्निसा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? फखरुन्निसा जी, लगता है अभी उनसे हमारा संपर्क। आदिल खान जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूं मैं। दरअसल दीपक शर्मा जी का ये कहना है कि ये तुष्टीकरण का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्र के पुष्टिकरण की तरफ एक कदम है। इमाम साहब और इमाम इलियासी और मोहन भागवत की ये मुलाकात हिंदू मुसलमानों को एक करेगी, क्योंकि उनके पुरखे तो एक ही हैं। इस बात को लेकर संघ चल रहा है। आपका कहना क्या है कि इबादत की पद्धतियां अलग है लेकिन डीएनए एक है, इस पर आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, मैं इस मुलाकात को इस दृष्टि से देखता हूं जी कि माननीय मोहन भागवत जी और डॉक्टर उमर अहमद इलियासी साहब जी अपने अपने संगठनों के प्रमुख होने के पहले हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, और ऐसे भारतीय हैं जो हिंदुस्तान की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब इन लोगों की मुलाकात को इस तरीके से प्रचारित हो रहा है मेरे हिसाब से कि जैसे यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों की मुलाकात हो रही हो। ठीक कह रहे हैं आप जी। ये ऐसा मीडिया भी प्रचारित कर रहा है, माफ करना जी। ये ऐसे भारतीय हैं जो हिंदुस्तान की असली परिभाषा को समझते हैं। अब इनके मिलने को तरह तरीके से दृष्टिकोण, तुष्टीकरण, ना, ये तो भारत की चिंता के लिए मिले हैं ये लोग। और इसके पहले आप देखिए कि नजीब जंग जी, एफआई कुरैशी जी, ये भी मिले। तो ये जो चर्चाएं हो रही है ना, ये आपने देखा होगा ना कि जो जब गेहूं निकलता है ना तो थ्रेशर से भूसा उड़ता है, भूसा वातावरण को प्रदूषित कर देता है जी, लेकिन सुनहरा नीचे निकलता है वो।
तो ये हिंदुस्तान के असली असली गेहूं हैं, ये जो लोग मिल रहे हैं, और ऐसे लाखों लोग हैं। असल में आदिल खान साहब, उसकी वजह यह भी है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम वर्ग है, वो आरएसएस का नाम सुनते ही भड़क जाता है, संघ के नाम से बड़ा उनको ऐतराज होता है, उससे बहुत ज़्यादा वो परहेज करते हैं। इसलिए अगर इमाम साहब और संघ प्रमुख मिलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ना तो मीडिया इस तरह की बात करेगा, ना लोग इस पर ज़्यादा सोचेंगे। ये मुलाकात अभी नई नहीं है, अगर ये मुलाकातें होती रही तो फिर ये सामान्य बात हो जाएगी। तुष्टीकरण और पुष्टीकरण की बात हो इसलिए रही है कि इसके पहले मुझे लगता है कि अगर मुलाकात होती तो ये बात नहीं करते। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ फखरुन्निसा जी का संपर्क जुड़ गया है। फखरुन्निसा जी, इस पूरी मुलाकात को आप किस ढंग से देखती हैं? आपने आदिल खान साहब को भी सुना, दीपक शर्मा जी को भी सुना और रमेश शर्मा जी को भी, क्या राय है आपकी? सर, मेरी तो विशेष राय यही है कि जो हमारे चीफ इमाम साहब ने कहा कि डीएनए हमारा एक है, तो मैं उनकी बात का समर्थन करती हूँ और ये सही भी है। हमारी पद्धति अलग है, हम अलग तरीके से मानने वाले हैं, लेकिन हमारा डीएनए एक है और समाज को इस पहल का बहुत ही अच्छे जोरदार तरीके से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बेहद सराहनीय कदम है और इस दौर में इस कदम की आवश्यकता भी थी, उठाना जरूरी था। और सभी वर्गों को इस जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को अच्छा समझना चाहिए। इससे देश और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, अच्छा मोहब्बत भरा पैगाम जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। मेरा व्यक्तिगत मामला ये है कि ऐसी मुलाकातें लगातार होती रहना चाहिए, जिससे कि जो कहीं ना कहीं भिन्नता है वो समाप्त की जा सके और समाज को, देश को एक मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष जी, अभी हैरानी इसलिए है क्योंकि मुलाकातें कम होती हैं। संघ के मामले में अल्पसंख्यकों की बहुत अलग राय है। वो सोचते हैं कि संघ मतलब वो मुसलमानों का एक तरह से विरोधी। लेकिन ये जो मुलाकात है ये बताती है कि हम तो एक ही हैं, डीएनए हमारा एक है, पूर्वज हमारे एक है, इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि इमाम इलियासी साहब को भी अपनी जो कौम है उसके भीतर उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि कई हिंदू ऐसे भी हैं जो इस बात का विरोध करेंगे कि मोहन भागवत जी वहां मिलने क्यों गए, क्या ये तुष्टीकरण है? लेकिन दीपक शर्मा ने कहा कि ये पुष्टीकरण है। आपकी राय इस बात को किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि दोनों ही लीडर को, जो धार्मिक लीडर है, सामाजिक नेता, उनको अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा सा विरोध का सामना भी अगर करना पड़े तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। आपकी राय? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब कोई भी नेता, दल, संगठन अपनी लीग से थोड़ा सा हट के चलता है तो थोड़ा सा विरोध का सामना उसे करना पड़ता है। तो ये स्वाभाविक है, लेकिन हट के चलता है और बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ता है। हम उसको बहुत सारा भी कह सकते हैं, अंदर से बाहर से विरोध का सामना। तो भागवत ने जो किया है ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और ये एक जो राजनीतिक और सामाजिक नजरिया है इसको अगले दौर में ले जाने का प्रयास है। तो ये एक अच्छी चीज है और ये मुलाकातें जो कम होती हैं, जो बात आई, ये ज्यादा होनी चाहिए। और वैसे मुझे याद आता है कि जब राम मंदिर का फैसला आने वाला था उस वक्त जमीयत उलेमा हिंद के जो चीफ थे मौलाना मदनी, वो खुद आरएसएस प्रमुख से मिलने गए थे। तो ये सिलसिले बने रहने चाहिए और इतना अंतराल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भागवत खुद भी कह चुके हैं कई बार कि हिंदू मुस्लिमों का डीएनए एक है, तो उनका मतलब ही यह है कि ये जो एक सामाजिक जो सौहार्द है वो बना रहना चाहिए। और गुरु गोलवलकर ने भी ये कहा था कि मुस्लिमों के बिना हिंदुस्तान की कल्पना पूरी नहीं होती। तो ये जो अच्छी चीजें हैं, ये इसको इस नजरिए से ही देखा जाना चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, अगर हम इसका एक पक्ष देखें तो ये भी एक इत्तेफाक कहें या जो भी बातें कहें कि जो भाजपा की जो सरकार है इस समय, वो देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहती है दुनिया की। और ये बात भाजपा को भी पता है, सरकार और जो चलाते हैं ऑफिसर्स और जो सारी चीज़ें हैं उन सबको पता है कि जो मुस्लिम तबका है वो छोटे छोटे रोजगार करता है। तो ये भी एक अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा देते हैं, बड़ा योगदान देते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये आगे चलकर ये जो दो रास्ते हैं, हम इनको अलग अलग भी माने तो भी ये एक जगह जाके मिलते हैं। तो जो भी होता है, जो भी हो रहा है, या पर्पसली हो रहा है या नहीं हो रहा है, अनायास हो रहा है, ये एक बहुत अच्छा कदम। बिल्कुल शर्मा जी, दरअसल इस पूरे मामले में अगर हम सकारात्मक रूप से देखें तो देश के लिए बहुत अच्छा संदेश है अगर संघ प्रमुख और इमाम के चीफ मिलते हैं। और ये चूंकि कम मिलते हैं, बार बार मिले तो और बेहतर संदेश जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कल चर्चा में होगी, आज भी दिन भर रही, वो ये कि इमाम साहब ने उनको राष्ट्रपिता कहा, मोहन भागवत को, फिर ये भी कहा कि वो राष्ट्र ऋषि हैं। ये कल जरूर इस पर लोग
नुक्ताचीनी करेंगे, इसका छिद्रानुवेशन होगा, इसको आप किस ढंग से लेते हैं? क्योंकि ये बात कही है तो दूर तक तो जाने वाली है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो मोहन भागवत जी हैं उनको हम राष्ट्र ऋषि के रूप में हम मानते हैं जी। अतिरिक्त आदर कौन कितना दे रहा है वो सब लोगों की अपनी अपनी समझ है। लेकिन एक बात जो आज की मुलाकात में मुझे जो सबसे अच्छी लगी कि मोहन भागवत जी दोनों ने और इमाम साहब ने दोनों ने ये कहा कि सबका डीएनए एक है। आप अगर इतिहास अगर देखें तो सारा झगड़ा 3000 साल के भीतर है। 3000 साल में ही जितने भी इस समय भी पंथ और पूजा पद्धतियां या धर्म धाराएं जिनको हम कह सकते हैं वो सब इधर के ही हैं। 2000 साल का ईसाई धर्म है, 1500 साल का इस्लाम है, बौद्ध धर्म, जैन परंपरा, यहूदी परंपरा, सारी की सारी 3000 साल की हैं। लेकिन इससे पहले लोग किस बात को मानते थे? आज दुनिया में जहां भी खुदाई हो रही है, वो लंदन हो, वो आयरलैंड हो, वो लैटिन अमेरिका हो, वो इराक हो, सब जगह कहीं ना कहीं मूर्तियां निकल रही हैं और एक सी कोई चीज वहां पर निकल रही है, कॉमन चीज निकल रही है। इसके अलावा दुनिया की हर भाषा में स्वर अगर देखते हैं तो सारे भाषा विज्ञानियों ने यह माना है कि सबकी नानी माँ संस्कृत है। संस्कृत की बेटी अवेस्ता है जिसकी बेटी अरबी और फारसी है, संस्कृत की बेटी लैटिन है जिसकी बेटियां इंग्लिश और फ्रांसीसी हैं। ये सारा का सारा हम सब जान चुके हैं। तो कुल मिलाकर के उस सत्य की ओर अगर जा रहे हैं, भारत को वाकई हमको भारत बनाना है तो हमको ये बात मान करके चलना पड़ेगी कि सारे लोग एक हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन सबका डीएनए, सबका मान, चूंकि हमने भी ये कहा, भारत ने ये कहा कि सब संपूर्ण वसुंधरा के निवासी एक कुटुंब है, तो पूरी धरती पर निवासी अगर एक कुटुंब है तो कहां से हिंदू मुसलमान हो गए? सबका डीएनए एक होगा। ठीक इसी तरीके से नबी हुजूर को भी देखेंगे तो उन्होंने मुसलमानियत की कोई बात नहीं की, उन्होंने इंसानियत की बात की है। तो वो सारे के सारे इंसानों को अगर एक मान रहे हैं, ये सारे मनुष्यों को एक मान रहे हैं, तो इसका मतलब फलसफा तो एक ही है। तो ये जो मुलाकात है इस फलसफे को मजबूत करेगी, भाईचारा बढ़ेगा और देश मजबूत होगा। बिल्कुल। दीपक शर्मा जी, ये जो फलसफा है, ये जो मोहन भागवत और इमाम इलियासी साहब की जो मुलाकात है, क्या ये देश को नई दिशा देने वाली है? बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, आर्थिक ताकत बनने की बात हो रही है, देश को एक करने की बात हो रही है। अगर हिंदू मुसलमान एक हो गया तो इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये मुलाकात उस पूरे सफर में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आपकी राय? राघवन जी, एक छोटा सा संशोधन है इसमें जी। डॉक्टर मोहन भागवत जी कोई धर्म प्रमुख नहीं है, वो किसी एक संप्रदाय के प्रमुख नहीं है, वो एक ऐसे संगठन के प्रमुख हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से भारत को पुष्ट करने में, भारत की भारतीयता, भारत को राष्ट्र के रूप में खड़ा करने के लिए अपना काम 1925 से कर रहा है। और वो काम आज संघ के रूप में कर रहा है, उसके पहले विवेकानंद ने करा, उसके पहले एक पूरी लंबी हमारी परंपरा चली आ रही है जिसमें सारे राष्ट्र को मजबूती देने के लिए ये सब कार्य होते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत जी की तरफ से उनसे मिलना, इलियासी जी से, ये एक निश्चित रूप से सकारात्मक पहल है। और मोहन भागवत जी पहले भी कह चुके हैं, डीएनए एक का मतलब है हमारे पूर्वज एक हैं। और ये भाव जितनी जल्दी समाज के सब अन्य लोगों को पता चलेगा, होगा, तो सब इसका स्वागत करेंगे। 1947 में बार बार कहता हूं कि भारत 1947 में नहीं बना, वो एक धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कुछ लोगों ने राष्ट्र अलग मान लिया। तो इससे हमारे पूर्वज नहीं बदलते। इंडोनेशिया और पुराना देश है, 98% लोग वहां पर इस्लाम है, परंतु वो रामायण को प्ले करते हैं। वो कहते हैं हमारे पूर्वज तो राम हैं। नाम बदलने से, पूजा पद्धति बदलने से हमने हमारे पूर्वज नहीं बदले। ये इस चीज की जितनी ज्यादा आप चर्चा होगी उतना ज्यादा सबको स्वीकार होगा। ये सब साथ के लोग हैं जो अभी तक तुष्टीकरण करते थे, संघ के प्रति लोगों को डरा के रखते थे कि कहीं हिंदू मुसलमान एक ना हो जाए इस देश के अंदर। वो तो एक हैं, पर एक आवरण बना के रखा था। 47 के बाद से उसको और थोड़ी हवा दी गई। वो उनके राजनीतिक कारण थे सत्ता में आने के लिए। जब तक समाज विभाजित रहेगा तो सत्ता का सुख मिलता रहेगा। समाज जब संगठित हो जाएगा तो सिर्फ अच्छी चीजों की तरफ ध्यान देगा, वो देश की उन्नति की तरफ ध्यान देगा, राष्ट्र की प्रगति की तरफ ध्यान देगा, अच्छी तरीके से सोचेगा। मुझे थोड़ा सा टेढ़ा सा सवाल है, क्या अखंड भारत इसमें आता है? अखंड भारत नहीं, ये तो अखंड मंडलाकार की बात करते हैं। भाई पूरा संसार जो है उसका अंतत्वगत्वा सब मनुष्यों को सुख चाहिए, सब मनुष्यों को शांति चाहिए, वनस्पति चाहिए, पर्यावरण चाहिए। ये किसको नहीं चाहिए? कोई अखंड भारत की कोई ज्योग्राफिकल सीमा है क्या? आज योग पूरी दुनिया कर रही है तो ये भारत ही तो है ना।
विश्व का हम यदि योग दिवस मनाते हैं तो सबका स्वास्थ्य की बात करते हैं। भारत ने तो कभी ये नहीं कहा ना, भारत तो हमेशा यही कहता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो। तो ये भारत का तो अब ये भारत बदल रहा है और भारत उस स्थिति में आ रहा है कि भारत दुनिया को एक दिशा देगा, मार्ग देगा, उसकी अपनी जीवन पद्धति है जिसको वो हिंदुत्व कहता है। अच्छा, वो उसके सारे एक सवाल और था, इस पूरी मुलाकात को लोग जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे देशभक्त लोग हैं, वो बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन जो मैंने बीच में भी कहा था, क्या एक वर्ग होगा जो इमाम साहब का विरोध करेगा अल्पसंख्यकों के बीच में, और कुछ ऐसे भी होंगे जो संघ के बाहर मोहन भागवत जी का भी विरोध करेंगे कि वो क्यों जाके मुलाकात कराए? इसको क्या कोई आपको इस बारे में थोड़ी सी आशंका या कुछ अनुमान है इस बात का? नहीं, कोई भी घटना होगी तो उसका कुछ ना कुछ विरोध करेंगे, परंतु दोनों जैसे प्रमुख मिले वो उसका उतनी ही ताकत के साथ इसका उत्तर देंगे, पुनः मिलेंगे, फिर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार की जो छोटी मोटी चीजें यदि कोई विरोध करने वाले होंगे उनका कोई महत्व नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक भारत में इस प्रकार का एक बड़ा बदलाव आ रहा है, पूरा समाज इस प्रकार से भारत को एक नई उसके साथ खड़ा हो रहा है, भारत की पुरातन सनातन संस्कृति के साथ खड़ा हो रहा है, और यह आज की वैश्विक आवश्यकता है। सब लोग कह रहे हैं कि भारत को आके लीड करना पड़ेगा, भारत के जीवन मूल्य आगे आएंगे। तो भारत के आएंगे तो डॉक्टर मोहन भागवत जी के नहीं है, वो पूरे भारतीय समाज के हैं, वो इन सबको कैरी कर रहा है। और इस प्रकार के यदि कोई छोटे मोटे विरोध के स्वर होंगे वो स्वाभाविक रूप से दब जाएंगे, उनकी कोई आगे अहमियत नहीं। बिल्कुल। आदिल खान साहब, चूंकि ये मुलाकात कभी कभी हुई है इसलिए इस पर बात हो रही है, अगर ये मुलाकात हर कभी हुआ करेगी तो फिर मुझे लगता है कि इस पर लोग ज्यादा बात भी नहीं करेंगे। और फिर जो आज सिर्फ एक जो उनका संवाद था इमाम साहब का कि हमारा डीएनए एक है, हमारी पूजा पद्धतियां अलग है, इबादत की पद्धति अलग है, अगर ये बातें बार बार होती रही तो फिर इस पर भी कोई नोटिस नहीं करेगा। आपकी राय, कितना कोई विरोध झेलना पड़ेगा इमाम साहब को अपनी कौम के भीतर, या इसको भी लोग पॉजिटिवली लेंगे? राघवेंद्र जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ के लोग विरोध करेंगे, लेकिन ये मुलाकात अभी हुई है, आगे भी होती रहेगी। और मैं तो इस घटना को हिंदुस्तान का मंथन काल समझ रहा हूँ, जो मंथन शुरू हो चुका है, जिसमें सार तत्व अलग हो जाएगा और ऐसे लोग अलग हो जाएंगे जो हिंदुस्तान की परिभाषा जानते नहीं है या हिंदुस्तान को अच्छा नहीं देखना चाहते। ये मंथन काल से भारत गुजर रहा है, इसमें ये मुलाकात होगी, हर स्तर पर मुलाकात होगी, और नीचे के स्तर पर तो हो ही रही है। ये तो चूंकि प्रमुख लोग हैं तो मीडिया में आ रहे हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की परिभाषा को समझते मिल रहे हैं। तो ये अभी भारत पूरा मंथन युग से गुजर रहा है, मीडिया को ये समझना चाहिए, मंथन हो रहा है और मंथन में ये स्थितियां आ रही हैं जो बहुत अच्छी हैं, और ये बार बार मुलाकात होगी, तो इसका विरोध भी होगा और होना इसलिए चाहिए। ये जो मुलाकातें हैं ये भारत के सुखद और अच्छे भविष्य का संकेत दे रही, क्योंकि घटनाओं से ही अंदाज लगता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर घटनाएं ठीक हो रही हैं, ये दो शक्तियां, दो समझदार ताकतवर लोग मिल रहे हैं, चाहे वो हिंदू तबके के हों या मुस्लिम तबके के, लेकिन ये देश को मजबूती की तरफ आगे ले जा रहे हैं। फखरुन्निसा जी, आपकी राय कि ये मंथन काल है, और मैं कहता हूं कि ये देश का एक तरह से टर्निंग पॉइंट है, अब देश दिशा भी बदल रहा है, आपकी बहुत संक्षेप में राय? जी बेहतर, बिल्कुल सही है आपका कहना, और हमारा जो देश है, समाज है, नई दिशा की ओर जाएगा। इसमें मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं तो लोगों को थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है। तो मैं समझती हूँ हमारा जो समाज है, चाहे वो हिंदू वर्ग से हो या मुस्लिम वर्ग से हो, तो विरोध तो सभी जगह इंसान को सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन उनको थोड़ा आगे आना चाहिए, जागना चाहिए, और आज हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। तो इस दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए और करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी, चलिए, कोशिशें लगातार होनी चाहिए। आशीष जी, आपने दीपक शर्मा जी को सुना, आदिल खान साहब को सुना, फखरुन्निसा जी सुना कि अब ये कोशिशें लगातार होनी चाहिए, और ये देश को बदलने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही साफ आवाज में, तेज आवाज में, बुलंद आवाज में ये संदेश दिया है दोनों की मुलाकात ने। आपकी राय? बिल्कुल सही बात है। ये जो पूरी चर्चा का सार भी यही है कि इस तरह की मुलाकातें जितनी होंगी तो समाज में नीचे जो तबके में कुछ एक शंकाएं, कुशंकाएं और जो कभी कभी तनाव की स्थितियां होती हैं, ये लगातार कम होती जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। तो ये भारत, ये मैं इसको यूं देखता हूं छोटे कि ये एक सरल शब्दों में कि ये भारत का जो मूल पिंड है उसकी तरफ लौटने का ये प्रयास शुरू हुआ है, और ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, संयोग भी अच्छे बन सकते हैं, इसको संयोग कह लें कि इस तरफ एक तो संवाद का सिलसिला बढ़ा है उस शीर्ष स्तर पे। थोड़े दिनों पहले हैदराबाद की कार्य समिति की बैठक में, भाजपा की बैठक में मोदी ने भी कहा था कि भाजपा को मुस्लिमों के करीब जाना होगा, और इसी तरह से
कांग्रेस भी एक यात्रा निकाल रही है जो भारत जोड़ो का संदेश दे रही है। तो इन सब के बीच में ये सारे जो डेवलपमेंट हैं, ये कई सारी बातें कहते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि एक अच्छे मिशन की तरफ बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। शर्मा जी, समय तो खत्म हो रहा है, लेकिन कोई आपकी अंतिम टिप्पणी, क्योंकि देश को बदलने वाली मुलाकात है ये, आपकी राय? नहीं, निश्चित रूप से ये मुलाकात देश को बदलने वाली मुलाकात है। इससे नई राय प्रकट होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो अलगाववादी तत्व हैं, जो बाहर से पैसा लेकर के यहाँ पर अलगाव फैला रहे हैं, उनमें थोड़ा सा विचलन भी होगा, और बहुत संभव है उस विचलन के तहत वो कुछ घटनाएं भी दे सकते हैं, अंजाम कर सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब देश में चाहे हॉकी टीम हो, क्रिकेट की टीम हो, चाहे साइंटिस्ट का मामला हो, चाहे सियासत की बात हो, अगर हिंदू मुसलमान मिलकर काम करता है तो हॉकी में भी जीत मिली, क्रिकेट में भी जीत मिलती है, और अगर सियासत में सब मिलकर चले तो इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया को एक बदला हुआ भारत मिलेगा, बहुत ताकतवर शक्तिशाली भारत मिलेगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, धर्मगुरु का नाम ले दे, ये भी कह सकते हैं कि हम दुनिया की सुपर पावर बन जाएंगे, लेकिन अगर ये मुलाकातें बढ़ती रही तो इसमें कोई शक नहीं कि देश ताकत बनेगा और बदलेगा, और जो इसके खिलाफ लोग हैं वो कुछ दिनों बाद अपने आप को कॉर्नर में समझेंगे, यानी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो सभी मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। दीपक शर्मा जी आपका भी, आदिल खान साहब आपका भी, फखरुन्निसा जी आपका भी, आशीष जी और रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन संघ का ये मास्टर प्लान है, हम कह सकते हैं कि संघ का ये मास्टर स्ट्रोक है कि भारत को कैसे मजबूत बनाया जाए और कैसे देश को महाशक्ति में साबित करें कि ये देश महाशक्ति बन गया है। बाखबर में आज इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।